नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है आलोचना पद्धतियाँ। सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत की आलोचना पद्धतियाँ विषय पर बात करेंगे। आलोचना की जो पद्धतियाँ हिंदी में आजकल प्रचलित हैं वे अधिकतर पाश्चात्य ही हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में आलोचना के कोई प्रकार ही न थे। संस्कृत आलोचना के क्षेत्र में कई प्रकार की समालोचना पद्धतियाँ प्रचलित थी, जो निम्न हैं। पहली, टीका पद्धति। प्राचीन काल में अधिकांश ग्रंथ पद्य में लिखे जाते थे, किंतु उन पर टीकाएँ प्राय गद्य शैली में ही लिखी जाती थी। आलोचना की इस पद्धति में किसी साहित्यिक कृति की टीका करते समय टीकाकार कवि के आशय को स्पष्ट करता ही था, साथ ही उसे उसकी उक्तियों की विशेषताओं तथा रस, ध्वनि, अलंकार आदि का भी उल्लेख करना पड़ता था। इसके साथ ही इस पद्धति में प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग, व्याकरणिक विशेषताओं और अंतर्कथाओं आदि का स्पष्टीकरण भी किया जाता था। यह टीका पद्धति आज की व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक अविकसित रूप था। दूसरी है भाष्य पद्धति। प्राचीन काल में टीका के सदृश भाष्य लिखने का भी प्रचलन था। भाष्य में सूत्रबद्ध या कारिकाबद्ध शास्त्रीय ग्रंथ में प्रतिपादित विषय का अधिकाधिक रूप में स्पष्टीकरण किया जाता है। अधिकतर दार्शनिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे जाते थे। शंकर भाष्य अतीव प्रसिद्ध है। तीसरी है शास्त्रार्थ पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत समालोचक अपने पूर्ववर्ती आचार्य से असहमत होने की स्थिति में उसकी उक्तियों का प्रबल तर्कों से खंडन करता था और अपने मत का मंडन करता था। पूर्ववर्ती सिद्धांतों से सहमति रखने पर वह उसका सौधारण, पलवन व वैशिष्ट्य बतलाने का प्रयास करता था। इस प्रकार की रचनाएं तर्कशास्त्र के क्षेत्र में अधिक मिलती हैं। यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रकार है। इस दृष्टि से रस गंगाधर प्रमुख ग्रंथ है। चौथी है आचार्य पद्धति। इसे लक्षण उदाहरणों की पद्धति भी कहा जाता है। संस्कृत के आचार्य अपने लक्षण ग्रंथों में व्याख्या आदि के लक्षणों का निरूपण करते थे। वे जिन लक्ष्य ग्रंथों को उत्तम समझते थे उन्हें रस, अलंकार आदि के सुंदर उदाहरणों के रूप में, और जिन्हें अधम समझते थे उन्हें दोषों के रूप में उद्धृत करके उनके गुण दोषों की यथोचित समीक्षा करते थे। मम्मट का काव्यशास्त्र इसी प्रकार का ग्रंथ है। पांचवा है सूक्ति पद्धति। इसे निर्णय पद्धति भी कहते हैं। प्राचीन भारत के आलोचक निर्णयात्मक मूल्यांकन में बड़े निपुण थे। वे सूत्र रूप में या फिर किसी सूक्ति के रूप में किसी भी साहित्यकार की संपूर्ण आलोचना प्रस्तुत कर देते थे। इसके उदाहरण के रूप में उपमा कालिदासस्य भारवेर गौरवम, सूर सूर तुलसी शशि आदि उक्तियाँ देखी जा सकती हैं। छठा है खंडन मंडन पद्धति। इस पद्धति में आलोचक पहले अपनी पूर्व पक्षी के मतों का खंडन करता है, बाद में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। प्राचीन भारत में इस प्रकार की शैली का बहुत प्रचलन था। सातवीं है लोचन पद्धति। यह आलोचना की श्रेष्ठ पद्धति है। इसमें आलोचक आलोच्य विषय के अर्थ को पूर्ण तथा हृदयंगम करके रचना की अंतर्दृष्टि की विशद समीक्षा करता है। यह पद्धति वर्तमान में आंशिक रूप से हिंदी में भी प्रचलित है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक इस पद्धति की श्रेष्ठ रचना है। इसके बाद है आधुनिक भारत की आलोचना पद्धतियाँ या आलोचना के प्रकार। आलोचना की प्रवृत्तियाँ मूलतः दो ही भागों में विभक्त होती हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक आलोचना में काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न धाराओं आदि का स्वरूप विवेचन होता है। व्यावहारिक आलोचना में किसी लौकिक अथवा शास्त्रीय मानदंड के आधार पर कृति विशेष की समीक्षा की जाती है। उद्देश्य, दृष्टिकोण और मानदंडों की भिन्नता के कारण आलोचना के अनेक सूक्ष्म भेदोपभेद भी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम है शास्त्रीय आलोचना। इसमें लक्षण ग्रंथों या काव्यशास्त्रीय नियमानुसार रचना का मूल्यांकन किया जाता है।
निश्चित काव्य सिद्धांतों के आधार पर रचना को परखा जाता है। सैद्धांतिक आलोचना का व्यावहारिक प्रयोग ही शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना कहलाता है। हिंदी में साहित्यालोचन, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप आदि इस प्रकार की आलोचना पद्धति के उदाहरण हैं। दूसरी है सैद्धांतिक आलोचना। बहुत सी कृतियों का अध्ययन जब आलोचना के मापदंड के रूप में किन्हीं सामान्य नियमों की निर्धारण करता है तो उस समीक्षा को सैद्धांतिक समीक्षा कहते हैं। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर आदि ग्रंथ इसी आलोचना प्रणाली के निदर्शक हैं। तृतीय है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना पद्धति में कुछ नैतिक और साहित्यिक सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर अपना निर्णय दिया जाता है। निर्णय का आधार शास्त्रीय सिद्धांतों से लेकर समाज कल्याण, सत्य असत पक्ष या निजी रुचि तक को हो सकता है। अतः निर्णयात्मक आलोचना में यह आवश्यक है कि आलोचक का व्यवहार कृति के साथ सहानुभूतिपूर्ण हो और वह निजी राग द्वेष से मुक्त होकर निर्णय दे। चतुर्थ है व्याख्यात्मक आलोचना। यह अत्यंत व्यावहारिक कोटि की आलोचना पद्धति है। इसमें कृति पर किन्हीं बाहरी तत्वों को लागू करने के स्थान पर उसी की अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कृति का समग्र भाव, सौंदर्य और मौलिक स्वरूप उद्भासित हो सकता है। आलोचक इसमें अन्वेषक के समान प्रवृत्त होता है और विषय वस्तु की व्याख्या विश्लेषण करता है। डॉक्टर माल्टन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। पांचवी है ऐतिहासिक आलोचना। इसमें कर्ता और कृति की सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन और उसके परिप्रेक्ष्य में रचना का मूल्यांकन किया जाता है। लेखक के समय में विद्यमान विविध विचारधाराएं, आंदोलन, व्यक्तित्व इत्यादि इसे गहरे तक प्रभावित करते हैं। एक तरह से वह अपने समय की देन होता है। अतः उसी की अभिव्यक्ति का अध्ययन उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए जिसमें वह वर्तमान रहा हो। छठी है मनोवैज्ञानिक आलोचना। फ्रायड, एडलर, युंग आदि से प्रभावित आलोचना पद्धति साहित्य को कवि की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति मानती है। वे कला के जन्म को कामेच्छा, हीनताबोध और कुंठाओं के निराकरण से जोड़ते हैं। अतः कृति को साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रकाशक मानते हैं। इस पद्धति में पहले कवि के जीवन को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझा जाता है और उसके संदर्भ में टिप्पणी की जाती है। सातवीं है प्रभाववादी आलोचना। यह पद्धति आलोचक की निजी रुचि, भावना और जीवन दर्शन को सर्वाधिक महत्व देती है। आलोचक कृति का विश्लेषण या विवेचन नहीं करता, केवल अपने मन पर पड़ी प्रभाव तरंगों को व्यक्त करता है। वह कला के इंद्रियानुभूत प्रभाव को व्यक्त करता है और मूल्य निर्धारण की अपेक्षा कलात्मक अनुभूति के स्पंदनों को व्यक्त करता है। आठवीं है मार्क्सवादी आलोचना। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इस आलोचना के आधार हैं। इस पद्धति में समाजवादी दर्शन को महत्व प्राप्त है। कृति का मूल्यांकन उसमें वर्णित समाज की आर्थिक स्थिति और वर्ग संघर्ष की दशाओं को केंद्र में रखकर किया जाता है। नवीं है नई समीक्षा। इसका शुभारंभ अमेरिका के कुछ आलोचकों ने किया, जिसमें कृति पर पड़ने वाले तमाम बाह्य प्रभावों की उपेक्षा करते हुए कृति के आंतरिक अंतर्निहित सौंदर्य पर ही दृष्टि केंद्रण किया गया। इसमें कृति को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए काव्य के आकार, रूप, संगठन, भाषा, शैली के अंतर्गत शब्द, अर्थ, ध्वनि, लय, रूपक, बिंब, प्रतीक, पुनरावर्त आदि का अध्ययन किया जाता है। 10वीं है पुरावृत्त आलोचना। आज मिथकों के अध्ययन द्वारा मानव मन और
उसकी आदिम मनोवृत्तियों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। कविता में भी मिथकों का प्रयोग और उनके द्वारा आदिम अचेतनता की गुहता को प्रकट किया जा रहा है। अतः इस धारा के आलोचक का मुख्य कर्तव्य मूल रूप का निर्धारण और उससे काव्य का संबंध निरूपण करना है। 11वीं है स्वच्छंदतावादी अथवा सौष्ठववादी आलोचना। इस समीक्षा पद्धति में किसी प्राचीन काव्य शास्त्र का आधार न लेकर प्रत्येक समालोचक द्वारा अपनी अपनी धारणा के अनुसार काव्य स्वरूप की विवेचना की जाती है। इस समीक्षा को प्रेरणा मिली शुक्ल जी की नीतिवादी समीक्षा पद्धति छायावादी रचनाओं के मूल्यांकन में न्याय नहीं कर सकती थी, क्योंकि शुक्ल जी की नीतिवादिता लोक कल्याण भावना तथा प्रबंध काव्य के प्रति रुचि छायावाद के अनुकूल नहीं है। किसी शास्त्र विशेष का आधार न लेने के कारण और अपनी वैयक्तिक रुचि का विशेष आश्रय लेने के कारण इस पद्धति का समीक्षक स्वच्छंदतावादी कहलाता है। सौष्ठव अथवा सौंदर्य बोध को काव्य का विशेष प्रयोजन मानने के कारण यह सौष्ठववादी कहलाता है। इस प्रकार स्वच्छंदता और सौष्ठव इस समीक्षा के प्रधान तत्व हैं। इसमें कलाकृति की अपेक्षा कवि के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के साथ ही सौंदर्यानुभूति इस प्रकार की समीक्षा के भीतर आवश्यक मानी गई है। सौष्ठववादी समालोचक रसात्मकता को ही काव्य की आत्मा मानता है तथा वह काव्य सृजन द्वारा आत्म प्रकाशन से आनंदानुभूति ही कवि का उद्देश्य मानता है। इसकी धारणानुसार कवि स्वांतः सुखाय लिखता है, इसलिए इस पद्धति का समालोचक कवि के व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियों कवि विश्लेषण आवश्यक समझता है। कलाकृति में वह अलंकार आदि तत्वों की अपेक्षा पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाले तत्वों का प्रकाशन अधिक लाभप्रद समझता है। यह रचना में निहित सौंदर्य को ही देखने का यत्न करता है। इस पद्धति के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद हैं। इस पर रविंद्रनाथ ठाकुर तथा पाश्चात्य समीक्षकों का प्रभाव अधिक है। भारतीय रस संप्रदाय के अधिक समीप होने के कारण यह पद्धति अभारतीय नहीं है और अपने रूप में प्रभावाभिव्यंजक और काव्य की परिभाषाएं शास्त्रीय न होकर वैयक्तिक प्रभावों के ही आधार पर निर्मित हुई हैं। 12 नंबर पे है तुलनात्मक आलोचना। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विभिन्न कवियों की समान विषयावली रचनाओं की अध्ययन कर उसके विविध अंगों पर प्रकाश के डालकर तुलना की जाती है। आलोचक अपने विषय के प्रतिपादनार्थ दोनों की रचनाओं का प्रकाश डालता है। इस कोटि की आलोचना में मूल्य निर्धारण की भावना विद्यमान रहती है। इसके अंतर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है। यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोगी होती है जहां हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध नहीं करना होता, वरन एक ही प्रकार की विशेषताओं, नियमों और सिद्धांतों के प्रभाव को स्पष्ट करना होता है। इसका ध्यान नहीं रखने पर प्रायः इस आलोचना का परिणाम कटु विवाद होता है। हिंदी में बिहारी और देव की आलोचना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 13 नंबर पे है समन्वयवादी या नीतिवादी आलोचना। यह समालोचना अपने प्राचीन अर्थों में दोष दर्शन अथवा गुण विवेचन तक ही सीमित रही है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आज आलोचना के अर्थ में पर्याप्त विकास हुआ है। आज केवल काव्य तत्वों के आधार पर बतलाए गए गुण दोष विवेचन को ही समालोचना नहीं कहा जाता है। आज तो इसके 3 मुख्य अर्थ स्वीकार किए जाते हैं: विश्लेषण, विवेचन तथा निगमन। हिंदी में इन तीनों अर्थों को लेकर समीक्षा की निश्चित पद्धति को जन्म देने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है।
शुक्ल जी ने व्याख्यात्मक समीक्षा के स्वरूप में मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक शैली का समावेश करके एक नवीन समन्वयात्मक पद्धति का शिलान्यास किया। इसे ही समन्वयवादी अथवा नीतिवादी आलोचना कहते हैं। इस समीक्षा पद्धति में कवि की विशेषताओं का अन्वेषण और उसकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की जाती है और फिर इस अन्वेषण के आधार पर साहित्यिक धारा में उसका स्थान भी नियत किया जाता है। इसमें लोक रुचि का अधिक ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।